नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत उस खबर के साथ जो थोड़ी राहत देने वाली तस्वीरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कोरोना पर कंट्रोल के लिए जिलों का दौरा कर रहे हैं, समीक्षा मीटिंग ले रहे हैं। टीम 9 के साथ भी लगातार उनकी बैठकें चल रही हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिले में जाने के लिए कहा है। सीएम के मुताबिक मंत्री जिले में जाएं, स्थिति की समीक्षा करें, प्रभारी मंत्री शहर और गांव की हकीकत जाने और सीएम को कोरोना के बारे में रिपोर्ट दें। ये निर्देश दिए गए हैं। बात दूसरी बड़े एक्शन की करें तो लखनऊ में तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो सीएम योगी लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और प्रभारी मंत्रियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वो भी अपने अपने प्रभार वाली जगहों पर जाएं और वहां रिपोर्ट तैयार करें और उन्हें भेजें कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस तैयार की गई हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं, जो योजनाएं बनाई गई हैं उनको इंप्लीमेंट ग्राउंड जीरो पर किया जा रहा है या नहीं। विपक्ष आरोप चाहे जितने लगाए, लेकिन हकीकत यह है कि यूपी के गांवों में कोरोना के फन को योगी सरकार ने कुचल दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए तो शहर ही नहीं गांव में भी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले घटने लगे। टेस्टिंग भी बड़े पैमाने पर गांव दर गांव शुरू हुई और अब कोरोना कंट्रोल करने के लिए प्रभारी मंत्रियों के साथ साथ जिलाधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर जाने के आदेश दे दिए गए। उत्तर प्रदेश के गांव में तेजी से हो रहा है कोरोना पर काबू। ग्रामीण क्षेत्रों में रोज हो रहे हैं 1 लाख कोरोना टेस्ट। 4.5 करोड़ टेस्ट में से 2.34 करोड़ टेस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं। पूरे यूपी में 70,000 निगरानी समितियां गांव में घूमकर कोरोना संक्रमित मरीजों को चिन्हित कर रही हैं। सरकार के रेसिंग टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले की WHO ने भी तारीफ की है। आज यूपी में देश का सबसे कम पॉजिटिविटी रेट यानी 3.5 दर्ज हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय केस 1,23,589 ही रह गए हैं। 4 जिलों में तो पॉजिटिविटी केस सिंगल डिजिट में है। पिछले 18 दिनों में 1.86 लाख केस कम हुए। जो आशा के सदस्य हैं, आंगनवाड़ी के हैं, उसके अंदर अन्य स्वास्थ्य कर्मी जो होते हैं, वो घर घर जाके एक प्रकार से दस्तक का अभियान करते हुए उन लोगों ने चिन्हित करा कि वहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई लक्षण हैं तो उनको तुरंत मेडिकल किट दी गई है, टेस्टिंग करी जा रही है, RRT को पहुँचाया जा रहा है, रैपिड एक्शन टीम को पहुँचाया जा रहा है। मेरठ, रायबरेली से लेकर मऊ और महाराजगंज तक जिला प्रशासन के नेतृत्व में सभी जिलों के हर ब्लॉक में निगरानी समितियां बनाई गई हैं। प्रत्येक निगरानी समिति में 3 से 5 सदस्य आशा बहु और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के होते हैं, जो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लक्षण संदिग्ध होने पर उनकी जाँच भी निगरानी समिति करा रही है और यही वजह है कि यूपी के गाँव में कोरोना के मामले तेजी से घटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये तो बात हुई गांव की कि वहां पर कोरोना को मात देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। और अब बात तीसरी लहर की कर लेते हैं। आशंका जताई जा रही है कि भारत में तीसरी लहर भी आएगी। उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। डॉक्टरों का एक्सपर्ट पैनल तैयार करने का फैसला लिया गया है और इसके लिए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। PGI में ट्रेनिंग दी जा रही है, KGMU में ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि तीसरी लहर आए इससे पहले हमारे पास सक्षम व्यवस्था हो। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कोहराम मचाया। हालांकि अब हालात काबू में आते दिख रहे हैं और लगातार कोरोना का ग्राफ गिर रहा है। वहीं इस बीच सीएम योगी के निर्देशों पर प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए एक्सपर्ट पैनल तैयार किया जा रहा है। साथ ही इसे लेकर PGI और KGMU में डॉक्टर्स की स्पेशल ट्रेनिंग भी शुरू की जाएगी। साथ ही गोरखपुर के कई बड़े अस्पतालों में भी डॉक्टर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। दरअसल आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा रहेगा। ऐसे में यूपी सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ जंग जीतने वाले डॉक्टर्स का अनुभव भी इसकी तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। गोरखपुर के BRD कॉलेज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे
उसी समय इन्होंने काफ़ी इस विषय को उठाया भी था। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक अलग से पूरा एक नया वार्ड बन गया, वहाँ पर 100 बेड का वार्ड वहाँ चल रहा है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है, पीडियाट्रिक ICU। तो उसमें जो जुड़े हुए पीडियाट्रिशियंस और अन्य लोग हैं, वो क्योंकि उसमें काफ़ी अनुभव प्राप्त कर चुके हैं जापानीज एन्सेफेलाइटिस को रोकने में, उसकी रोकथाम में। तो यहाँ से KGMU से या PGI से, लोहिया से कुछ टीम्स जाएंगे उसको देखने के लिए, समझने के लिए, और उनका ट्रेनिंग भी वहीं से हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा, जूम के माध्यम से ट्रेनिंग पीडियाट्रिक उनका सबका हो जाएगा साथ साथ। और चलिए बात कर लेते हैं कि प्रदेश में इस वक्त कोरोना के आंकड़े कितने हैं। हर दिन इसमें सुधार नजर जरूर आ रहा है। अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सरकारी आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो नए मामले 24 घंटे के अंदर आए हैं उसकी संख्या 7,336 है। प्रदेश में इसी वक्त में यानी कि इसी 24 घंटे में 19,669 संक्रमित डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव इन्फेक्शन के 1,23,579 नए केस इस वक्त हैं। पूरे प्रदेश में 88,764 संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़ी है, 91.04% है, जो देश के किसी भी दूसरे राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटी है 2.06 इस वक्त। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि सरकार का फोकस ग्रामीण इलाकों पर है। ग्रामीण निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति के जरिए जिन लोगों में लक्षण हैं उन्हें दवा दी जा रही है। प्रदेश में 89,512 गांव में से 28,742 गांव में संक्रमण के केस इस वक्त दर्ज किए गए हैं। रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 91.4% हो गया है और जो लोग आज तक संक्रमण से मुक्त हुए हैं और स्वस्थ हुए हैं उनकी संख्या बढ़कर के अब 15 लाख के पार हो गई है। 15,02,918 व्यक्ति अब तक कोविड संक्रमण के पश्चात इसे परास्त करके स्वस्थ हो चुके हैं। पोर्टल पर 24 घंटे में 282 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं जो कोविड संक्रमित व्यक्तियों के बीच हुई हैं। कल प्रदेश में रिकॉर्ड टेस्ट किए गए। कोरोना ने लोगों को परेशान कर ही रखा है। इसी बीच ब्लैक फंगस, ये परेशानी भी बढ़ती जा रही है, समस्या बढ़ती जा रही है। मेरठ की बात करें, यहाँ पर 42 ब्लैक फंगस के मरीज हैं। पुष्टि हो चुकी है कि 42 मरीजों में ब्लैक फंगस है, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। मेरठ के CMO ने बताया कि ब्लैक फंगस से मेरठ में अब तक 3 लोगों की जान चली गई है और अलग अलग अस्पतालों में 42 मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग से वार्ड बनाया जा रहा है। CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन का कहना है कि कोरोना के ग्राफ में कमी आई है और वैक्सीनेशन को लेकर काम अच्छा चल रहा है मेरठ में। ब्लैक फंगस को लेके हमारे ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज में और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर कुल मिलाकर 42 मरीज भर्ती हैं और 3 लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ पे अलग अड़ोस पड़ोस के जो ज़िले हैं वहाँ से भी पेशेंट रेफर होकर आए हुए हैं, जैसे मुरादाबाद से भी हैं पेशेंट, बड़ौत से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, सहारनपुर से हैं। तो कुल मिला के हमारे मरीजों की संख्या 42 है। सर, किस तरीके से यह फंगस बढ़ रहा है और कितना बड़े चुनौती का सामना करना पड़ेगा? लोगों ने स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी की हुई हैं। और गाजियाबाद से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने गाजियाबाद के DM को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे जानकारी मांगी है रेमडेसिविर को लेकर। उन्हें लगातार शिकायत मिल रही थी कि कालाबाजारी हो रही है इंजेक्शन की और इसी वजह से उन्होंने चिट्ठी लिखी है। 5 दिन का वक्त DM को दिया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में जानकारी मांगी गई है अतुल गर्ग की ओर से DM से। अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, क्या वजह रही कि अतुल गर्ग को चिट्ठी लिखनी पड़ी DM को? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मामला है जिसमें कि खुद जो राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं अतुल गर्ग और मौजूदा विधायक हैं शहर सीट से अतुल गर्ग, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है गाजियाबाद जिलाधिकारी को और उसमें मांगा गया है कि किस तरीके से रेमडेसिविर जो इंजेक्शन लगाए गए हैं वो किन किन लोगों को लगाए गए हैं, इसकी सूची उन्होंने कई बार मांगने की कोशिश की और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है। पहली मर्तबा लिखा, दूसरी मर्तबा लिखा, तीसरी मर्तबा लिखा और चौथी बार उनको ऐसा एक लेटर जारी करना पड़ा कि आखिरकार क्या वजह है कि अभी तक मुझे वो सूची मुहैया नहीं कराई गई है।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल निशान ये खड़ा होता है कि राज्य स्वास्थ्य मंत्री इस तरह का लेटर जारी कर रहे हैं गाजियाबाद जिलाधिकारी को, और अब तक उनके पास जो तमाम जानकारी थी वो उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसी से नाराज होने के बाद उन्होंने ये लेटर जो है इशू किया है। वाकई ये बहुत ही आश्चर्यजनक और ऐसा लगता है कि बहुत बेबस यहाँ पर राज्य मंत्री खुद, जिन्होंने कई बार चिट्ठी लिखी लेकिन डीएम की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। धन्यवाद अमित इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अपने आप में बहुत अजीबोगरीब भी है ये मसला। खबर भदोही से, जहां पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई। यहां पर एक कपड़े के शोरूम में 1-2 नहीं, 10-20 नहीं बल्कि 100 लोग इकट्ठा थे, शोरूम में खरीदारी कर रहे थे। पुलिस ने छापेमारी की तो ये सभी लोग अंदर पकड़े गए और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में पुलिस ने छापेमारी की तो हैरान कर देने वाली ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर तमाम पाबंदियों को धत्ता बताते हुए 100 की संख्या में लोग एक शोरूम के अंदर जुटे थे। और लोग इस काउंटर पे थे कि सरवानी बंदूक 5 लोग जो है दुकान खोले थे, 250-300 आदमी उसमें माल में अंदर बाहर हो रहे थे, कोविड-19 के नियम का उल्लंघन कर रहे थे। 5 लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमा पंजीकृत किया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तब तक और दुकानदारों को किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे? और दुकानदारों को यही मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी समय के अलावा अगर दुकान खोलेगा, कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इधर पंचायत चुनाव के दौरान कोविड की वजह से शिक्षकों की मौत मामले पर सरकार की ओर से सफाई है। लगातार कहा जा रहा था, शिक्षक संघ भी ये दावे कर रहा था कि 1-2 नहीं 700 शिक्षकों की मौत कोरोना की वजह से पंचायत चुनाव के दौरान हुई। लेकिन अब बेसिक शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है। उन्होंने इस सियासत पर विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि जो बातें कही जा रही है, शिक्षक संघ की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। विपक्ष के नेता गलत सूचना के आधार पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। कोरोना काल में बिल्कुल गलत काम किया जा रहा है विपक्ष की ओर से। मंत्री ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत की जानकारी दी है। उन 3 शिक्षकों के परिवार वालों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी जल्द दी जाएगी। कोरोना काल में जहां पंचायत चुनाव में शिक्षकों की जो मृत्यु हुई कोरोना काल को लेकर के, उसको लेकर के संघ और विपक्ष ने योगी सरकार पे बड़ा हमला किया है। 1621 का आंकड़ा जहां शिक्षक संघ ने दिया, वहीं विपक्ष भी अब इस पे राजनीति करने से नहीं चूक रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री, हम उनसे जानेंगे। देखिए, आंकड़े की बात नहीं हो रही है। आंकड़ा ये दिया जा रहा है शिक्षक संगठनों के द्वारा कि 1621 शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। कोविड-19 की महामारी के दौरान हुई मृत्यु अलग विषय है, और उसमें कोई किसी विभाग के पास विभागवार इस तरह है। लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है कुछ संगठनों के द्वारा, और जिस पर विपक्ष के नेतागण ओछी राजनीति भी कर रहे हैं, इस महामारी में संकट के समय में भी राजनीति कर रहे हैं कि 1621 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। ये आंकड़ा गलत है, भ्रामक है, गुमराह करने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो जिलाधिकारियों के माध्यम से सूचना एकत्र की है, उसके आधार पर केवल 3 शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। सर, क्या पैमाने हैं, किन पैमानों के आधार पे आप मानेंगे कि ये कोरोना काल में उन शिक्षकों की सर जो है वो हुई है, सर मृत्यु हुई है? नहीं, चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु क्या, तो गाइडलाइन है भारत निर्वाचन आयोग की। गाइडलाइन के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग भी उसको तय करता है, और वो गाइडलाइन है कि घर से निकलकर ड्यूटी पर जाना, चुनाव संपन्न कराना और लौटकर घर वापस पहुंचने के दौरान जो मृत्यु होती है उसको ही चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु माना जाता है। और उस मापदंड के आधार पर जो जिलाधिकारियों ने सूचना भेजी है उसमें 3 शिक्षकों की संख्या आई है। सर, जैसे माना जाए कि 1621 का आंकड़ा आया है, सर उन्होंने बताया कि वो कोरोना संक्रमित थे और शिक्षक संघ ने भी उसका पूरा आंकड़ा जारी किया विद्यालय ब्लॉक के नाम के साथ में। ऐसे में क्या वो कोरोना संक्रमित हुए बाद में, क्या उसको लेकर के विभाग सर किसी प्रकार की कोई? नहीं, मैंने कहा ना कि देखिए, कोविड-19 की महामारी के दौरान जो मृत्यु हुई है वो अलग विषय है, और वो प्रदेश में, देश में सभी समाज के सभी वर्गों से जुड़े हुए लोगों का दुखद निधन हुआ है। लेकिन ये कहना कि चुनाव ड्यूटी के दौरान 1621 अध्यापकों की मृत्यु हुई है, जिसको लेकर राजनीति हो रही है, ये आंकड़ा गलत है। ये संख्या केवल 3 है। तो इस मसले पर शिक्षक संघ और शिक्षक विभाग आमने सामने हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि मंगलवार को शिक्षक विभाग की ओर से
कौन सा प्रेस नोट जारी किया गया और उस प्रेस नोट में कौन सी बातें हैं। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से एक प्रेस नोट जारी कर ये जानकारी दी गई कि राज्य निर्वाचन की गाइडलाइंस के मुताबिक जिलाधिकारियों द्वारा निर्वाचन आयोग को अभी तक 3 शिक्षकों की मृत्यु की प्रमाणित सूचना दी गई है। मृतकों के परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना और मृतकों के अनुमन्य अनुग्रह राशि का भुगतान उनके परिजनों को शीघ्र किया जाएगा। प्रेस नोट में ये बात लिखी गई है। और एक बड़ा फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया जा रहा है। 69,000 शिक्षकों की सैलरी को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि इसमें तेजी से काम किया जाए, लेकिन ताकि इस कठिन वक्त में शिक्षकों को सैलरी मिल सके। 69,000 शिक्षक भर्ती में चुने गए शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। दरअसल सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सत्यापन कर इस भर्ती के शिक्षकों की सैलरी जारी की जाए। दरअसल शिक्षकों के कागजात की ऑफलाइन वेरिफिकेशन का पेच अब बेसिक शिक्षा विभाग ने हटा दिया है। कोरोना काल में शिक्षकों को आर्थिक तंगी न हो, इसके लिए विभाग ने यह फैसला किया है। अब ऑफलाइन वेरिफिकेशन की जगह शिक्षकों को बीएसए कार्यालय में शपथ पत्र देना होगा। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि शपथ पत्र के बाद अगर कागजात में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो विभाग एफआईआर करने के साथ ऐसे शिक्षकों से सैलरी की वसूली भी करेगा। वहीं शिक्षा विभाग के इस फैसले से इस भर्ती के 60,000 से ज्यादा शिक्षकों को राहत मिलेगी। नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान में कठिनाई हो रही थी, उसके लिए हम आदेश जारी करने जा रहे हैं सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कि उनसे नवनियुक्त शिक्षकों से एक शपथ पत्र ले लिया जाए कि हमारे प्रमाण पत्र सही हैं और यदि गलत पाए जाते हैं तो जो वेतन भुगतान होगा उसको वापस करेंगे। इस शपथ पत्र के आधार पर हम उनको वेतन भुगतान की सुविधा देने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तेजी से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और इन शिक्षकों को इनकी सैलरी तुरंत अब मिल सकेगी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री विजय कश्यप का अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ सहारनपुर के नानौत में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे। विजय कश्यप का निधन मंगलवार को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में हुआ था। मुजफ्फरनगर जिले की चरथावल विधानसभा से विधायक विजय कश्यप यूपी सरकार के राजस्व बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री थे। विजय कश्यप के निधन के बाद से ही पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। राजनीति में दोस्त बहुत कम होते हैं, लेकिन विजय कश्यप मेरा व्यक्तिगत सच्चा मित्र था। बेहद ईमानदार व्यक्ति, गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद विधायक बना, कोई बदलाव नहीं, मंत्री बना, कोई बदलाव नहीं। एक सच्चा इंसान था, एक अच्छा इंसान था। राजनीति में लोग बनते हैं, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई कुछ और, लेकिन विजय कश्यप एक सच्चा इंसान था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।